हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल लेट अस स्कोर में जाके देख लें, क्योंकि वहां पे पहले 2 टॉपिक के बारे में डिटेल बताया गया है, जिसकी मैं समरी यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा वो सीखा कि करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की कूलॉम और टाइम की सेकेंड। सो कूलॉम पर सेकेंड इज योर एम्पियर। दूसरा हमने फॉर्मूला सीखा था कि वोल्टेज जो होता है वो यूनिट चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको हम वोल्ट बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, जैसा कि हमने ऊपर देखा। आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं सर्किट डायग्राम से। सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने पहले के वीडियो में देखा है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने पहले के वीडियो में बताया है, वीडियो 1 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं वापस यहाँ पे आपको डिटेल बता देती हूँ। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। उन सिंबल्स को हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते समय आप वायर बल्ब ड्रॉ नहीं कर सकते एक्चुअली, तो उनके सिंबल्स हम यूज करते हैं। तो वो सिंबल क्या होते हैं हम यहाँ देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें सेल का सिंबल होता है बड़ी स्टिक छोटी स्टिक। जो छोटी है उसके ऊपर माइनस और बड़ी वाली स्टिक प्लस चार्ज दिखाती है। दूसरा है बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी अगर आप सेल को 1 by 1 अटैच कर देते हैं, मतलब व्हेन देयर इज मोर देन 1 सेल वी सेड बैटरी, और उसका रिप्रेजेंट एक बड़ी स्टिक छोटी ऑल्टरनेट। हमें हर स्टिक पे प्लस माइनस के लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में प्लस जो बड़ी स्टिक है और एंड में माइनस। थर्ड जो होता है वो होता है बल्ब। बल्ब का सिंबल है कुछ ऐसा। फोर्थ है की, या की को हम स्विच भी बोलते हैं, और जिसका सिंबल होता है ऐसा। अगर ये क्लोज स्विच है तो बीच में हम डॉट लगाएंगे, और अगर ओपन स्विच है तो सिंपल सर्किट। क्लोज का मतलब एक्चुअली ऑन होता है और ओपन का मतलब होता है ऑफ। हमारा नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम बस अगला टॉपिक करने ही वाले हैं, जिसका सिंबल होता है ये जिगजैग लाइन। नेक्स्ट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक फिक्स रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस बनाना है और यहां क्रॉस करके एरो लगा देना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और नाम है रियोस्टेट। ओके, तो अगला बताने के लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। जस्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इसको रब कर रही हूं। सो नेक्स्ट जो है वो है वायर। अगर वायर ज्वाइंट है, ज्वाइंट मतलब एक वायर दूसरा वायर उससे कनेक्ट है, तो हम इसको एक सर्कल वहां बना देते हैं, डॉट। अगर वो वायर क्रॉसिंग है, वायर क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि जो वायर है वो एक ऐसा है, दूसरा वायर, ये वाला वायर
ये हॉरिजॉन्टल वायर से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर से जा रहा है। समथिंग लाइक एक वायर ये है, दूसरा वायर इसके ऊपर से जा रहा है। तो जब आप यहां से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये दोनों टच हैं, बट एक्चुअली वो एक दूसरे के ऊपर हैं। तो जब हम 2D में फिगर बनाते हैं तो वायर क्रॉसिंग को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर मतलब जिससे हम करंट मेजर करते हैं और जिसका सिंबल है, आपको ए लिखना है सर्कल के अंदर और 2 स्टिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल सेम एम्पियर मीटर जैसे ही होता है, सिर्फ आपको वी लिखना है, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एम्पियर मीटर है वो हम सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर हम पैरेलल में लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सिंबल, ओके, आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद आते हैं ओम्स लॉ में। अगला टॉपिक जो है वो ओम्स लॉ है। इस चैप्टर का लगभग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिससे करंट फ्लो हो रहा है या हो सकता है, अगर एक कंडक्टर है, उससे करंट फ्लो हो रहा है, करंट सपोज आई फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज। तो सपोज इन दोनों के एंड में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के एंड में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V है। वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम्स ने हमें बताया कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके। लेकिन इसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला ये कि वायर की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन मतलब वायर की लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते, वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अगर ये वायर है, यही लेंथ रहे, यही थिकनेस रहे और हम उसको वोल्टेज भी दें, तो आप जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। मतलब पहली कंडीशन क्या है, डायमेंशन इज फिक्स्ड, डायमेंशंस आर फिक्स्ड। दूसरी कंडीशन ये है कि कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर ये 2 कंडीशन है तो ओम्स लॉ लग जाएगा। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब देखिए, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ये जो ए जैसे दिख रहा है इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं, ये जब भी आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। यहां पे उस कांस्टेंट को उन्होंने आर नाम दिया। आर इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस वो चीज है जो करंट के फ्लो को स्टॉप करने की कोशिश करती है, या फिर चार्ज के फ्लो में, करंट क्या है, चार्ज का फ्लो, चार्ज के फ्लो को अगर कोई ऑब्स्टिकल करता है, रोकने की कोशिश करता है, तो वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का अगर यहां पे आप डेफिनेशन देखें तो कैसा होगा, देखिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू आई जो है वो नीचे ले आइए, V अपॉन आई। तो सबसे पहले यूनिट देखते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, क्योंकि ओम्स लॉ से ये आया है रेजिस्टेंस, इसलिए उन साइंटिस्ट के ऑनर
ऑनर में इसका नाम रख दिया ओम, जिसका सिंबल होता है ओमेगा, कुछ ऐसा। तो अगर इन दोनों के बीच में मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखती हूं, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में अगर मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखती हूं और उस वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। अगर फिर से देखिए, 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे 1 ओम। ठीक है, ओके। अब जो आर है रेजिस्टेंस, वो वायर का है, मतलब सम ऑब्स्टिकल जो चार्ज को फ्लो होने से रोक रहा है। तो अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो देख लेते हैं। द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। ओके, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि वायर जितना ज्यादा लंबा होगा, मोर द लेंथ मोर इज द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। L इज द लेंथ ऑफ द वायर। देन सेकेंड, जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बताते हैं। सपोज ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जहां से करंट जा रहा है उस पे आप परपेंडिकुलर एक प्लेन से कट कीजिए। मतलब ये वाला जो आपकी सर्कल का एरिया है वो उसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। जैसे एक और अच्छा तरीके से हम समझते हैं, सपोज ये बुक है, इस बुक में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कट कीजिए तो ये वाला एरिया आएगा। सो दैट इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो होता है, ये वाले सरफेस से ये वाले सरफेस में करंट ऐसा है, तो इसके परपेंडिकुलर कट करना पड़ेगा, करंट परपेंडिकुलर। तो जब आप इसको कट करोगे तो कैसा दिखेगा, ये पूरा एरिया दिखेगा, एंड दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड इसके अलावा भी 2 फैक्टर हैं, जैसे कि टेम्परेचर, जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अगर आप डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। चौथा जो फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है मटेरियल। अगर वायर मेटल का है, मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर मेटल है तो मेटल के वायर के रेजिस्टेंस कम होते हैं। नॉन मेटल है तो रेजिस्टेंस हाई होंगे, वुड है रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। तो मटेरियल, ये 4 चीजें हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करूं तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि जो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां पे वो कांस्टेंट है रो। रो इसका स्पेल करते हैं RHO, रो, और इसको बोलते हैं, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये बनाते कैसे हैं, P की टेल लंबी कर दीजिए, तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो इज व्हाट, रेजिस्टिविटी। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है।
इज रेजिस्टिविटी। अब ये क्या है? रेजिस्टिविटी मतलब होता है कि जैसे हमने देखा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? वायर की लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अगर मेरे पास दो वायर हैं, एक की लेंथ ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, दूसरे की लेंथ कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, एसेट्रा एसेट्रा, तो उन वायर का रेजिस्टेंस कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब आप बता सकते हैं कि इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं दोनों की सेम लेंथ लूं और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लूं तो ही कंपैरिजन होगा। लेकिन हर सिचुएशन में दोनों वायर का सेम लेंथ लेना और क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस निकालते हैं। वो क्या होता है? सपोज आपके पास एक वायर L लेंथ का है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका रेजिस्टेंस R है। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है कि अगर लेंथ में 1 यूनिट लूं, 1 यूनिट मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर एसेट्रा, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट स्क्वायर लूं। यहां पे अगर मैं लेंथ मीटर में लेती हूं तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो अगर मैं 1 मीटर लेंथ का वायर लेती हूं जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उसका उस वायर का, सपोज ये वायर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। कैसे? देखिए, यहां पे R इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो R इक्वल टू रो एल इज 1, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो 1, तो R इक्वल टू रो आ गया। मतलब कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का वायर लेते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 लेते हैं, मतलब 1 यूनिट स्क्वायर, तो जो भी रेजिस्टेंस आएगा उस वायर का इस पर्टिकुलर डायमेंशन के, उस रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। अब रो की यूनिट देख लेते हैं। रो की यूनिट क्या होती है? तो हमने देखा रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकालेंगे? यहीं से आ जाएगा। इस फॉर्मूले में सारी यूनिट रख दीजिए जो नोन है एक्सेप्ट द रो, वहां से आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगा। कैसे? इस वाले फॉर्मूला में रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, रो की हमें निकालनी है, लेंथ की यूनिट है मीटर, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। ये m और एक m कैंसिल, एक m यहां रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ओम मीटर, ये है रेजिस्टिविटी की यूनिट। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। ओके, मैं देखने गई थी कि कवर हो रहा है बोर्ड यहां तक कि नहीं। ओके, अब देखिए, हमने देखा कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा आप बता सकते हैं? लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब देखिए, रेजिस्टिविटी में हमने लेंथ तो कांस्टेंट कर दी 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट कर दिया 1 मीटर स्क्वायर। तो 4 फैक्टर में से 2 हमने कांस्टेंट कर दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट विद? रिमेनिंग क्या है? एक टेम्परेचर और दूसरा मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और मटेरियल ऑफ द वायर पे। मटेरियल कैसा है? कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है। और टेम्परेचर, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस समय इन्वायरमेंट या उस वायर का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। ओके, सो क्वेश्चन
वायर है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। अगर उस वायर को डबल ऑन इट करते हैं, डबल कर देते हैं, डबल मतलब एक वायर है उसको आपने बीच से फोल्ड करके बेंड कर दिया, मतलब वायर कुछ अब ऐसे हो गया। ये जो वायर था इसको डबल फोल्ड कर दिए, तो अब इस नए वायर का जो नया शेप आ गया है इसका रेजिस्टेंस आपको R डैश ढूंढना है। तो इसको आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं कि कैसे करेंगे। ट्राई हो गया तो अभी मैं करके देती हूं। देखिए, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? रो L बाई ए। यही वायर है मतलब मटेरियल सेम होगा, उसी टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर सेम होगा। ओके, तो वायर सेम है इसका मतलब उसका मटेरियल और टेम्परेचर हम कांस्टेंट ले लेंगे। और रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड मटेरियल पे। तो अगर वही वायर है तो रो कांस्टेंट होगा। तो पहले केस में देखिए कि सपोज इस वायर का लेंथ a है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो रेजिस्टेंस उन्होंने दिया है 4 रो L बाई ए। इस वायर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन। अब देखिए, ये तो फर्स्ट केस था। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में क्या हुआ कि नया रेजिस्टेंस सपोज R डैश है, रो क्योंकि मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है तो रो कांस्टेंट रहने वाला है। लेंथ जो है एक्चुअली क्या हुआ, लेंथ को आपने डबल मतलब फोल्ड कर दिया तो लेंथ एक्चुअली हाफ हो गई। 10 सेंटीमीटर का वायर था, इसको आपने बीच से फोल्ड कर दिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी? सिर्फ 5 सेंटीमीटर मतलब हाफ। तो लेंथ जो हो गई वो L बाई 2 हो गई नए वायर के लिए। नए वायर के लिए लेंथ L बाई 2 हो गई। और क्रॉस सेक्शन देखिए कि अगर एक वायर था लंबा, ये वायर, इसको आपने फोल्ड किया तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा ना। देखिए, करंट यहां से, वायर ऐसा था, करंट ऐसे जा रहा है यहां से यहां। अब आपने क्या किया, ये वायर को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो करंट ऐसे जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एक्चुअली जो एरिया है वो डबल हो गया। तो यहां पे एरिया इज डबल। अब देखिए क्या आ गया, रो L ये अपॉन में जाएगा तो 4a। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। चाहिए क्या हमें? R डैश। तो एक काम करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देते हैं, मतलब सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा, R डैश अपॉन R। R डैश की वैल्यू है रो L अपॉन 4a और R की वैल्यू है रो L बाई ए। यहां पे देखिए ए कैंसिल, रो एल कैंसिल, आंसर आया 1/4। R डैश अपॉन R की वैल्यू आई 1/4। यहां से R डैश, R की वैल्यू है 4, 1/4। R की वैल्यू देखिए 4 दी हुई है, ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 4/4 दैट इज 1 ओम। मतलब ये जो नया वायर आया है इसका रेजिस्टेंस सिर्फ 1 ओम रह जाएगा, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं कुछ न्यूमेरिकल और डाल दूंगी, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और जो सम ना आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते समय इनके आंसर जरूर दे दूंगी जो भी असाइनमेंट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके पास वायर है, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम एक मटेरियल है
उसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर और जो रेजिस्टेंस है लेंथ 60 सेंटीमीटर और जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 2.5 ओम दिया है। ओके, तो क्वेश्चन है कि आप दिस इज गिवन, लेंथ ढूंढनी है अगर इस वायर का मतलब नाइक्रोम वायर ही है तो अगर उसका रेजिस्टेंस 4.5 ओम कर देती हूँ, इसको R1 नाम दे दीजिए, इसको R2, L1 और L2 ढूंढना है। लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस 2.5 ओम। लेंथ ढूंढिए अगर रेजिस्टेंस 4.5 हो जाता है नाइक्रोम वायर का, तो कैसे करेंगे? पॉज करके ट्राई कीजिए। आई थिंक हो गया है, मैं सॉल्व करके दिखाती हूं। तो अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो L बाई A होता है। ओके, अब यहां पे देखिए नाइक्रोम वायर है, सेम वायर की बात कर रहा है, तो ये रो कांस्टेंट हो गया। अब वायर जो है उसी का लेंथ कट किया है, मतलब लेंथ वेरिएबल है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखा है उन्होंने। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए, रो और ए जो है वो कांस्टेंट है, मतलब दोनों ही केस में रो और ए सेम टू सेम है। अब देखिए पहला केस के लिए R1 जो है वो रो, L1 की वैल्यू 60 अपॉन ए, ये पहला इक्वेशन। R2 के लिए देखिए रो सेम टू सेम क्योंकि सेम मटेरियल है, लेंथ हमें ढूंढनी है L2 और A। R1 की वैल्यू उन्होंने दोनों पे काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जब आप R1 अपॉन R2 करेंगे तो क्या आएगा? रो इंटू 60 अपॉन A अपॉन रो L2 हमें ढूंढना है अपॉन A कैंसिल, रो कैंसिल। R1 की वैल्यू 2.5 यहां कर देते हैं, R1 की वैल्यू 2.5, R2 की वैल्यू 4.5 एंड 60 ये और अपॉन L2। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से डेसिमल गायब, कटिंग कर दीजिए, 5 9 जा 5 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5L2 इज 60 इंटू 9, सो L2 इज 60 इंटू 9 अपॉन 5, 5 1 जा 5 12 जा, सो L2 इज 108 सेंटीमीटर। 9 2 जा 18 1 9, यस 108 सेंटीमीटर। सो अगर आपको रेजिस्टेंस 4.5 लाना है नाइक्रोम वायर का तो आपको लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी? 108 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अगला सम देखते हैं। वायर है नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम एक मटेरियल है, उसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर और जो रेजिस्टेंस है लेंथ 60 सेंटीमीटर और जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 2.5 ओम दिया है। ओके, तो क्वेश्चन है कि आप दिस इज गिवन, लेंथ ढूंढनी है अगर इस वायर का मतलब नाइक्रोम वायर ही है तो अगर उसका रेजिस्टेंस 4.5 ओम कर देती हूँ, इसको R1 नाम दे दीजिए, इसको R2, L1 और L2 ढूंढना है। लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस 2.5 ओम। लेंथ ढूंढिए अगर रेजिस्टेंस 4.5 हो जाता है नाइक्रोम वायर का, तो कैसे करेंगे? पॉज करके ट्राई कीजिए। आई थिंक हो गया है, मैं सॉल्व करके दिखाती हूं। तो अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो L बाई A होता है। ओके, अब यहां पे देखिए नाइक्रोम वायर है, सेम वायर की बात कर रहा है, तो ये रो कांस्टेंट हो गया। अब वायर जो है
उसी का लेंथ कट किया है, मतलब लेंथ वेरिएबल है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखा है उन्होंने, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए, रो और ए जो है वो कांस्टेंट है, मतलब दोनों ही केस में रो और ए सेम टू सेम है। अब देखिए पहला केस के लिए R1 जो है वो रो, L1 की वैल्यू 60 अपॉन ए, ये पहला इक्वेशन। R2 के लिए देखिए रो सेम टू सेम क्योंकि सेम मटेरियल है, लेंथ हमें ढूंढनी है L2 और A। R1 की वैल्यू उन्होंने दी, दोनों पे काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप R1 अपॉन R2 करेंगे तो क्या आएगा, रो इंटू 60 अपॉन ए अपॉन रो, L2 हमें ढूंढना है अपॉन ए, ए कैंसिल, रो कैंसिल। R1 की वैल्यू 2.5 यहां कर देते हैं, R1 की वैल्यू 2.5, R2 की वैल्यू 4.5 एंड 60 ये और अपॉन L2। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से डेसिमल गायब, कटिंग कर दीजिए, 5 9 जा 5 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5L2 इज 60 इंटू 9, सो L2 इज 60 इंटू 9 अपॉन 5, 5 1 जा 5 12 जा, सो L2 इज 108 सेंटीमीटर, 9 2 जा 18 1 9, यस 108 सेंटीमीटर। सो अगर आपको रेजिस्टेंस 4.5 लाना है नाइक्रोम वायर का तो आपको लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, 108 सेंटीमीटर।